Hello students, welcome back to BBPN online classes. And in our previous video we were discussing about the concentration terms. Then we were discussing about the empirical formula and today I am taking in a numerical टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। किस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं हम, अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है। तो अगर परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एम्पिरिकल एंड फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ दैट कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% of carbon and 71.65% of Cl, its molar mass equal to this। ठीक है, अगर इसका मोलर मास इतना दे रखा हो तो एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड करने के लिए पहले हम इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एलिमेंट लिखेंगे। एलिमेंट हम लिख लेंगे, जैसे सबसे पहले हमारे पास में है हाइड्रोजन, तो मैंने हाइड्रोजन लिख लिया, फिर मैंने कार्बन लिख लिया, फिर मैंने क्लोरीन लिख दिया। मैंने नंबर से ही लिख दिए हाइड्रोजन। फिर हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन हमें इतनी दे रखी है और फिर ये 24.27 दे रखा है। फिर हमें दे रखा है क्लोरीन की परसेंटेज कंपोजिशन इतनी परसेंटेज। ठीक है, अब हमें इनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये 100 ग्राम में इतने ग्राम, 100 ग्राम में इतने ग्राम हाइड्रोजन है, 100 ग्राम में 24.27 ग्राम जो है कार्बन है, और 100 ग्राम अगर कोई कंपाउंड हमने लिया है उनमें से इतना ग्राम क्लोरीन है। परसेंटेज का मतलब यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स में हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है। ठीक है, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है क्या मोल्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास है 4.07। ठीक है, मोलर मास हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 7 के समथिंग ही आ जाएगा मोल्स में। फिर हमारे पास में जो कार्बन है उसके मास हमें गिवन है 24.27। ठीक है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम 12 से काटते हैं 24 को तो ये आ जाएगा 2.0 कुछ समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो 71.65 हो गया अपॉन क्लोरीन का एटॉमिक जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 35.5 होता है। तो अगर आप 35.5 को करोगे तो वो 70, मतलब अगर आप इसको कट करोगे तो ऑलमोस्ट क्या आएगा आंसर, 2 के समथिंग ही आएगा, 2.0 के समथिंग ही आएगा, क्योंकि इसको जस्ट डबल करोगे तो वो 71 होता है और ये 71 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम आइडिया लगा लेते हैं कि 2.02 या कुछ परसेंटेज, सॉरी 2 पॉइंट और समथिंग कुछ आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के। अब इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या है, रेशो में है 4:2:2। तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनके रेशो क्या आ गए, कार्बन तो कितना आ गया 2, हाइड्रोजन आ गया 4, क्लोरीन कितने आ गए 2। देखिए कार्बन कितना है 2, फिर हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन कितने आ गए, ऑलमोस्ट 2 के समथिंग आ गया, रेशो ही है। तो अगर हम इनको एम्पिरिकल फार्मूला में कैलकुलेट करना है हमें, तो एम्पिरिकल रेशो हम निकालेंगे। तो एम्पिरिकल रेशो कितना हो जाएगा, 4:2:2, तो यह आ जाएगा 2:1:1। तो एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, एम्पिरिकल फार्मूला तो क्या आ जाएगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, रेशो होता है, तो क्या आ जाएगा, कार्बन रेशो, H रेशो, Cl अगर हम करते हैं तो कार्बन तो आ गया 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखते नहीं है, हाइड्रोजन कितना आ गया 2 और क्लोरीन 1। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl। ठीक है, अब इसका हमें लिखना है फॉर्मूला। यहाँ पर अगर हमें ये ग्राम में मोलर मास दे रखा है तो हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हमें यही मिल जाता है, C2H4Cl, ये हमें मिल गया फॉर्मूला, यही मिल गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये आंसर में क्या दे रखा है, हमें मोलर मास दे रखा है, तो हमें अच्छे से कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है, एम्पिरिकल फार्मूला का टोटल मास हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो कितना आ जाएगा, इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो 49.5 के समथिंग ये आ जाता है। ठीक है, ये तो आ गया एम्पिरिकल फार्मूला से टोटल मास। अब इस मास को हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मास को हम मोलर मास से
मोलर मास जो हमें गिवन है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो मास आया उससे डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। ऑलमोस्ट 2 ही आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना। अब ये जो 2 आएगा उसको हमें जो एम्पिरिकल फॉर्मूला की रेशो है उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए फिर से वही आ गया 4 2 2। ओके, और अगर यहाँ पे रेशो में आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर जो कैलकुलेट किया आपने वो फ्रैक्शन में आता है, पॉइंट्स में आता है, जैसे 1.5 आ गया, 2 आ गया और एक और हमने लिया वो 1.5 आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कभी भी हम फॉर्मूला लिखते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम फ्रैक्शंस में डिजिट्स नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनको हमें होल नंबर में कैलकुलेट करना है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1 से करने पे तो आएगा नहीं, हम इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर डिवाइड करने के बाद में नंबर ऑफ मोल्स अगर इस तरीके से फ्रैक्शन में आते हैं तो हमें किसी एक सबसे छोटी संख्या से उसको मल्टीप्लाई करके उनको होल नंबर्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये एक स्टेप और इंक्रीज हो जाएगी अगर फ्रैक्शन में हमारे पास में यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। तो इस तरीके से अगर हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस और स्टोकियोमेट्री क्या होती है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ा है, बैलेंस की है रिएक्शंस को। तो स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, है ना, कैलकुलेशंस। अब देखिए स्टोकियोमेट्री क्या होती है। स्टोकियोमेट्री होती है, मान लीजिए मैंने कोई रिएक्शन लिखती हूँ मैं, मान लीजिए ये CH4 इसका मैंने क्या करा दिया, कंबशन करा दिया मीथेन का। तो क्या होगा कंबशन में, आपको पता है CO2 और H2O बनेंगे, है ना। क्या बनते हैं कंबशन के बाद में, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम कंबशन कराते हैं यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनते हैं, हीट और एनर्जी भी रिलीज होती है ना, हीट एंड लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है। अब यहाँ देखिए इसको हमने बैलेंस करना है, कार्बन यहाँ एक ही है, यहाँ कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए यहाँ से मेरे को 2 रखना होगा। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन 2 एंड 2 कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इसके आगे मुझे क्या लगाना है, 2 लगाना है ताकि हमारी ऑक्सीजन भी कितनी हो जाए, 4 हो जाए। तो यहाँ पर जो मेन फ्रंट में जो ये लिखे रहते हैं इनको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आगे जो संख्या होती है जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ जो ये संख्या होती है, जैसे जहाँ पर कुछ नहीं है उसका मतलब 1 है, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, कार्बन के आगे 1 लगा हुआ है और H2O के आगे 2 लगा हुआ है। तो ये जो है उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो वो कोएफिशिएंट कार्बन CH4 के लिए कितना है, 1 है ना, ऑक्सीजन के लिए कितना है, 2 है, CO2 के लिए कितना है, 1 है और H2O के लिए कितना है, 2 है। ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गए हमारे पास में। अब इन्हीं से ही हमें कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। मान लीजिए मेरे को इसका मास निकालना है यहाँ मीथेन का, तो मीथेन का टोटल मास कितना हो जाएगा, देखिए मैं अगर यहाँ लिखती हूँ तो मीथेन, चलिए मैं दोबारा ही लिख लेती हूँ पूरी रिएक्शन, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं CH4 का मास निकालती हूँ तो 12 + 4 16 हो जाएगा, ग्राम में लिख रही हूँ मैं क्योंकि मैंने मोलर मास लेना है। ऑक्सीजन कितनी होती है, O2 है तो 32 होता है, 32 का दुगना कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से CO2 कितने हैं, 44 ग्राम और वाटर 18 होता है, 18 का दुगना कितना हो जाएगा, 36। ओके, अब देखिए इनको आप लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, है ना, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। देखिए 16 और 64 कितने होते हैं, 64 और 16 कितने हो गए, 10 एंड 80, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 44 और 36 भी कितने होते हैं, 44 और 36 भी कितने हो जाएंगे, 10 एंड 80। तो देखिए मास कंजर्वेशन हमें क्या बोलता है कि पहले रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में टोटल मास हमेशा सेम होता है और इसीलिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं और यहाँ जो नंबर पुट होते हैं उनको हम स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, दैट वी विल यूज़ इन द स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इन्हीं को हम कहाँ काम में लेंगे, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में काम में लेंगे। अब किस तरीके से काम में लिया जाता है, देखिए मान लीजिए मैंने आपको 16 की जगह 8 ग्राम
है ना। 8 ग्राम तो मैंने CH4 दिया आपको, है ना। 64 ना देकर यहाँ पे मैंने आपको इसका आधा यानी कि 32 ग्राम क्या दे दिया, मैंने ऑक्सीजन अवेलेबल करा दिया आपको। 8 ग्राम तो मैंने CH4 अवेलेबल करा दी और ऑक्सीजन को भी मैंने जस्ट आधा कर दिया। तो अब आप बता सकते हो मुझे कि CO2 मुझे कितनी मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ़ यू आर गिवन 8 ग्राम ऑफ CH4 एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन हाउ मेनी अमाउंट ऑफ CO2 यू गेट, कितना अमाउंट आपको CO2 का मिलेगा। तो इट विल बी ऑल्सो हाफ, और हाफ कितना हो जाएगा 22 ग्राम। तो हमें कितना मिलेगा 22 ग्राम मिलेगा, क्योंकि हमें स्टोकियोमेट्री बता रही है ये चीज़। कौन बता रहा है हमें, स्टोकियोमेट्री बता रही है। तो स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि पानी भी हमें कितना मिलेगा, आधा ही मिलेगा जो हमें पहले मिल रहा था उसका, क्योंकि हमने रिएक्टेंट आधे लिए हैं। समझ गए। अब मान लीजिए मैं इनका भी आधा ले लेती हूँ, जैसे मैंने इसके तो 4 ग्राम ले लिए CH4 के, ऑक्सीजन के मैंने 16 ग्राम ले लिए। तो आप समझ ही गए होंगे ना कि CO2 कितनी मिलेगी आपको अब की बार 11 ग्राम, और वाटर कितने मिलेंगे आपको 99 ग्राम वाटर आपको मिलेगा। अगर हम इसका उल्टा करते हैं, मान लीजिए मैंने आपको 32 ग्राम दे दिया CH4, ठीक है, तो 88 ग्राम आपको क्या मिलेंगे, CO2 मिलेंगे। देखिए CH4 मैंने क्या कर लिया, डबल ले लिए, और मैं कह रही हूँ कि मुझे 88 ग्राम CO2 मिलते हैं। तो आपको ऑक्सीजन कितनी लेंगे, आप ऑक्सीजन कितनी चाहिए आपको, तो आप बता सकते हो ना ऑक्सीजन कितनी चाहिए। आपको पता है कि 16 ग्राम के लिए 64 ग्राम आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है ना। 16 ग्राम के लिए आपको 64 ऑक्सीजन चाहिए होती है 44 ग्राम CO2 बनाने के लिए। ये हमें स्टोकियोमेट्री बता रही है, ये हमने खुद ने डिसाइड नहीं करा है, ये हमें स्टोकियोमेट्री बता रही है, ठीक है। अब आपको पता है कि 16 ग्राम से इतने मिलते हैं, है ना, 64 ग्राम से इतने ग्राम CO2 मिलते हैं। तो कितने ग्राम ऑक्सीजन लेने होंगे हमको, इनके डबल लेने होंगे। डबल कितने हो जाएंगे 128 ग्राम ऑक्सीजन हमें लेनी होगी, ठीक है। ये होती है स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। क्लियर। अब यहीं से जुड़ी हुई एक और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है, लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर का नाम से आपको समझ में आ गया होगा, लिमिट। जिस चीज़ में लिमिट आ जाएगी या जो चीज़ खत्म हो जाती है वही लिमिटिंग फैक्टर होगा या लिमिटिंग रीएजेंट होगा। उसी को ही हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीएजेंट। जो खत्म हो जाता है, जो खत्म हो गया है, ठीक है। मान लीजिए देखिए मैंने इसी रिएक्शन में अगर मैं आपको, है ना, इसी रिएक्शन में मैं आपको 8 ग्राम तो दे देती हूँ CH4 और 64 ग्राम मैं आपको दे रही हूँ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपको पता है ना 64 पूरी की पूरी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के लिए हमारे पास में 16 ग्राम मीथेन होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको अवेलेबल कितना कराया है, आधा। तो 8 ग्राम इसके 32 ग्राम से रिएक्ट कर पाएगा, तो इसके तो कितने ग्राम बच जाएंगे, 32 ग्राम बच जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हो, 16 ग्राम के लिए इतने चाहिए। मैंने आपको CH4 तो दिए 8 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन मैंने आपको पूरी दी है ना। तो अब क्या होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन 32 ग्राम से तो रिएक्शन कर लेगी, है ना, इसके आधे के साथ, क्योंकि मैंने आधा दिया तो इसके आधे के साथ रिएक्शन कर लेगी, और 22 ग्राम क्या बना देगी, CO2 बना देगी। तो ये तो बच गए 32, क्योंकि अब ये ख़त्म हो गया, है ना, ये ख़त्म हो गया। तो जो ख़त्म हो जाता है वही क्या होता है, लिमिटिंग रीएजेंट बोला जाता है, लिमिटिंग रीएजेंट बोला जाएगा। तो जो चीज़ यानी CH4 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रीएजेंट बोलेंगे। ओके। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको ये तो दे दी मैंने पूरी आपको 16 ग्राम, है ना, लेकिन अब की बार मैंने आपको ये दे दिया आधा, ठीक है। सेकंड जो रिएजेंट है उसको मैंने आधा कर दिया। तो आपको पता है 16 ग्राम के लिए इतना चाहिए, है ना, तो इस 16 ग्राम के लिए इतना नहीं है, तो 32 ग्राम जो है इसके वो मीथेन के 8 ग्राम से रिएक्शन तो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो जाएगा ख़त्म और ये बच जाएगा। तो जो ख़त्म हो जाएगा वही क्या बोला जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बोला जाएगा। तो अब इस कंडीशन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। क्लियर। मीन्स जो चीज़ आपको कम दी जाएगी रिएक्टेंट में, क्योंकि हमें पता है स्टोकियोमेट्री से कि 16 ग्राम 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। तो अगर इनको आपको इसी रेशो में देना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई भी
किसी का भी रेशो जो है उसकी जो मेन रेशो उससे कम आपको दे रखा है और वो ख़त्म हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन इट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट जो है इसी में लास्ट हमारा टॉपिक दैट इज़ द मोल फ्रैक्शन। क्या है? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने गैसेस भर रही है, एक तो भर रखी ए, एक बी और सी, 3 गैसेस मैंने भर रखी। ए बी सी क्या है? दीज आर द 3 गैसेस। ठीक है, इन गैसेस में से मोल्स मैंने आपको दे रखे हैं कि ए के तो ए मोल्स हैं, ठीक है, एन ए मोल्स हैं, बी के एन बी मोल्स हैं और सी के एन सी नंबर ऑफ मोल्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, है ना, मिक्स कर रखे हैं यहाँ पे। तो अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आपको तो पता ही है फ्रैक्शन किस में से निकलता है? 1 में से निकलता है हमेशा, ठीक है। तो वैसे ही फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन मान लीजिए इसको मोल फ्रैक्शन को x से डिक्टेट करते हैं। तो a के अगर मोल फ्रैक्शन हमें निकालने हैं तो एक्स ए बिकम्स a के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं A के लिए, ठीक है। B के मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो B के मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे? B के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसी तरीके से C के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो C के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, मैंने कहा है फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? एक चीज़ में से, यानी एक पूरी स्ट्रक्चर है उसमें से हम फ्रैक्शन निकालते हैं। तो आपको पता ही है ना कि फ्रैक्शंस को, मोल फ्रैक्शन को जब आप ऐड करोगे, सभी फ्रैक्शंस को जब आप ऐड करोगे देन इट बिकम्स इक्वल टू 1। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होता है? यूनिटी होता है, 1 होता है। एंड दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी विल यूज़ इन आवर 12th क्लास। Thank you.